नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग लास्ट क्लास में फिजिक्स के देख चुके थे कि एनर्जी क्या होती है, ये कितने टाइप की होती है। ठीक है, उसमें से लास्ट टॉपिक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, विच इज बेसिकली द पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने देखा था वो क्या था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है, तो उसका फॉर्मूला हमने लिखा था हाफ एम बी स्क्वायर। इसको डिराइव करके भी मैंने आपको दिखाया था कि ये फॉर्मूला एक्चुअली आया कहाँ से था। और इसी की तरह हमने पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था कि था उसका फॉर्मूला एम जी और एच। ये था किसी भी बॉडी का पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए एक तो इनसे डायरेक्टली न्यूमेरिकल आ जाते हैं आप लोगों को कि कौन सा कोई बॉडी है वो इतनी ऊंचाई पर ले गई तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। या कोई बॉडी चल रही है और किसी हाइट पर चल रही है तो क्या होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो। कुल मिला के बस इतना जान लीजिए कि किसी बॉडी का मास पता हो और वेलोसिटी पता हो तो उससे आप निकाल सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। सपोज करिए आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि किसी कोई वस्तु है, उसकी अगर वो चल रही है, उसकी वेलोसिटी को अगर 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी। सपोज ये क्वेश्चन है, बोला गया कि अगर इफ इफ द वेलोसिटी इफ द वेलोसिटी of a body if the velocity of a body is increased by increased by 4 times the kinetic energy, the kinetic energy विल बी, मान लीजिए ऐसे बोल दिया काइनेटिक एनर्जी विल बी, और आपको ये बताना रहा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, यानी केवल बॉडी के जो वेलोसिटी है उसको 4 गुना कर दिया गया है। तो बताइए एक्चुअली पहले अगर वेलोसिटी v हो तो काइनेटिक एनर्जी कितना था, 1/2 mv²। अब v जो होता है वो 4v हो गया, तो v को यहाँ पर केवल क्या करना है, हम लोग को 4v बदल देना है। तो ये ध्यान रखिएगा जब v वेलोसिटी है तो ये एनर्जी है, 4v होने के केस में बस उसी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 4v का स्क्वायर, तो ये 16 हो जाएगा ना, 16 इंटू हाफ mv² हुआ। यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ेगी, यानी 16 गुना क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार एग्जाम में। और अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि किसी बॉडी का पोटेंशियल भी दे दिया और काइनेटिक भी दे दिया, उसका रेशियो पूछ दिया। तो जैसा क्वेश्चन आए, ये सारे टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, लेकिन मैं आपको अभी क्लास में आइडिया देता चल रहा हूं, थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन लगवाता भी चल रहा हूं, लेकिन एक पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितने भी बनते हैं फिजिक्स से उनकी सीरीज में मैं पूरा कंप्लीट भी कराऊंगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का थ्योरेटिकल था। इस टाइप से कई बार पूछ देता है कि किसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, किसमें काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अगर ऐसा ये क्वेश्चन बार बार कई बार रिपीट हो चुका है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो एरोप्लेन में यात्रा कर रहा है तो उसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी है। तो एक तो एरोप्लेन एक हाइट पर है, तो हाइट की वजह से उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी या स्टैटिक एनर्जी भी सेव है, और प्लस वो चल भी रहा है, उसकी कुछ वेलोसिटी भी है, वो उसके एरोप्लेन के साथ वो मूव भी कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी है। तो बोथ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी उसमें होगा, मतलब ऐसा व्यक्ति जो एरोप्लेन में यात्रा कर रहा है उसमें पोटेंशियल के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, दोनों है उसके अंदर। इसी तरह उड़ती चिड़िया में पूछता है कि कैसा होगा, तो सेम आंसर होगा, उड़ती हुई चिड़िया में भी पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से बस में कोई यात्रा कर रहा है तो उसके अंदर थोड़ी सी ही हाइट है लेकिन है बस के अंदर भी, तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों होगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो हमेशा रिलेटिवली बनते रहेंगे कि कोई भी मतलब रिलेटिवली क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि मेन कॉन्सेप्ट आपका ये, कहीं भी कोई किसी स्पेसिफिक पोजीशन को ऑक्युपाई किया है तो उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वो स्टैटिक एनर्जी उसमें रहेगी, और अगर वो मूव कर रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ छत पे खड़े हैं या फिर किसी बाउंड्री पे खड़े हैं, कहीं ऊपर ऊंचाई पर खड़े हैं, तो उस जहां मेरी मेन पोजीशन है, एक्चुअली मैं जमीन का हूं लेकिन छत पे हूं, तो इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में मेरे अंदर
पोटेंशियल एनर्जी सेव है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसी छत के रेस्पेक्ट में सोचूंगा तो मेरे अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है। अगर मुझे वहीं स्टेबल होना है, देखिए ये बड़ा बारीक सा क्वेश्चन होता है, इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। तो मैं ज्यादा फिजिक्स के डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी ना एक तरह की सापेक्षिक ऊर्जा है, वो रिलेटिव एनर्जी होती है, ठीक है। वो एक्चुअली हो भी सकती है किसी बॉडी के अंदर, अगर कंपेयर किसी दूसरी चीज से किया जाए तब, अगर उसी पोजीशन से कंपेयर करेंगे तो एक्चुअली कोई एनर्जी है ही नहीं। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। और वो पोजीशन किसी के रेस्पेक्ट में होगी, किसी के रेस्पेक्ट में होगी। जैसे अगर अभी मैं खड़ा हूं तो मैं अभी स्थिर अवस्था में हूं, क्यों? क्योंकि मैं इस कमरे, इस फर्श के रेस्पेक्ट में घूम नहीं रहा हूं। लेकिन मैं अगर सूर्य से अपने आप को देखूं तो मैं चल रहा हूं, क्योंकि पूरी पृथ्वी ही घूम रही है, तो मैं रोटेशन कर रहा हूं। तो मेरे अंदर इस समय काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्योंकि मैं खड़ा हूं। लेकिन अगर सूर्य पर खड़े होकर कोई मुझे देखे, किसी दूसरे ग्रह से देखे, तो मेरे अंदर एक तरह की काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि मैं लगातार रोटेट कर रहा हूं, मेरे अंदर वेलोसिटी है। तो बात इतनी समझिएगा, एक तरह की रिलेटिव एनर्जी होती है, कौन? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया, इतना आपसे डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस आपसे इतना पूछता है, ये सब घुमा फिरा करके ये आप बता लेंगे उसमें आराम से, ठीक है। अब उसके साथ साथ कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थियोरेटिकल आते हैं वो क्या क्या आते हैं, चलिए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनता है उससे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में कि कौन कैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। देखिए एक एक लॉ हम लोग पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले इस लॉ को समझ लीजिए, ये आप लोग पहले भी सुने होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ क्या कहता है भाई? ये लॉ कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा के संरक्षण का नियम या सिद्धांत ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। मतलब ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, न ही नष्ट की जा सकती है, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसका अर्थ समझिएगा, बहुत पहले से इसको आपने पढ़ रखा होगा। तो बस इतना जान लीजिए कि किसी भी चीज पर अगर आप वर्क करते हैं तो आप अपनी किसी न किसी ऊर्जा को दूसरे रूप में बदलते हैं। ऊर्जा उत्पन्न और नष्ट नहीं की जा सकती है, इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो यहां पर अगर ध्यान से समझा जाए, अच्छा ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो कई सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं, हमें ऊर्जाओं के अलग अलग रूपों का जरूरत है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम कोई एक ऊर्जा जो हमारे लिए अच्छे से अवेलेबल है उसको लगा के कोई दूसरी ऊर्जा से काम कर लें। जैसे हमें पंखे से हवा चाहिए थी तो हमने उसमें मोटर लगाया। अब मोटर, अब एक तरीका तो ये भी था कि आप हाथ से पकड़ के पंखा चलाते रहिए, लेकिन हमें चाहिए था आराम, तो हमने सोचा कि हम सोए रहे हैं तब भी पंखा चले। हमने ऐसा चीज बनाया जो इलेक्ट्रिक एनर्जी ले करके उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब हुआ कि किसी चीज को जब भी हिलाना डुलाना या फोर्स लगाना होता है तो वैसी कोई एनर्जी का रूप में हम उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। जब भी एनर्जी का वह रूप जिससे कोई ना कोई काम किया जा सके प्रत्यक्ष रूप से, तो उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हुआ? तो फैन या मोटर जो भी चलती है वो एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी देती है, ठीक है। वो उससे अगर आप टकराएंगे तो आपको चोट लगेगी। लाइट एनर्जी से टकरा के आपको चोट नहीं लगेगी, आप पर कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन फैन वगैरह जिससे आप टकरा सकते हैं, जो आप पर फिजिकली वर्क कर सकता है, वो मैकेनिकल एनर्जी होता है, ठीक है। तो एक चीज जान लीजिएगा कि इसी तरीके से कई इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हमने सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो आपने समझ लिया, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसीलिए देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसी तरह वन बाय वन हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मोटर की बात करते हैं। मोटर ये किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में। इसी तरह वन बाय वन हम चीजों का लिस्ट देखते जाएंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अगर बल्ब की बात कर लें तो बल्ब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा बताइए? लाइट एंड हीट में। लाइट भी थोड़ा, बल्ब से थोड़ी लाइट आती है, थोड़ा हीट भी आता है, तो लाइट एंड हीट एनर्जी में करेगा कि नहीं करेगा बताइए? लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा ना बल्ब। बल्ब को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे तो वो इस एनर्जी को लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं डायनामो का।
डायनामो क्या होता है भाई? डायनामो मतलब एक तरह समझ लीजिएगा, आपने इसके बारे में, मोटर का उल्टा होता है डायनामो। तो मोटर क्या करता है भाई? वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और डायनामो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी। आपने डायनामो के बारे में पढ़ा होगा कि इसमें जो है आर्मेचर लगा करके जब घुमाया गया तो इसमें बिजली आना शुरू हो गई। तो इसका मतलब हम उसको घुमाएंगे यानी मैकेनिकल एनर्जी देंगे। अभी तो इलेक्ट्रिक से मैं घूमने लगा था, अब जब मैकेनिकल एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रिक जनरेट कर देगा। यानी डायनामो का मेन काम क्या होता है? वो कन्वर्ट करता है किसको? मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी, इसको ये किसमें कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। कुछ फिजिक्स वाले बच्चों के मन में थोड़ी सी भ्रांति होगी, उसको मैं दूर कर दूं कि बिजली किससे बनती है। अगर मैं आपसे पूछूं बिजली का उत्पादन कैसे होता है, तो देखिए वो काम डायनामो ही करता है। एक टर्म आता है टरबाइन का। देखिए टरबाइन का मेन काम क्या होता है मैं आपको बता दूं। टरबाइन, टरबाइन क्या करता है? देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सब युक्तियां हैं, सिस्टम है, और ये सिस्टम एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए टरबाइन वो होता है, जब भी देखिए बिजली उत्पादन में कोयले की खपत का नाम आपने सुना होगा, क्यों कोयले की खपत होती है? तो देखिए डायनामो तो ऐसा था कि उसको घुमाएंगे तो बिजली आएगी, दोनों तरफ चुंबक लगे थे, बीच में आर्मेचर लगी थी, घुमाएंगे तो बिजली आएगी, ये डायनामो का कॉन्सेप्ट है। लेकिन घुमाएंगे कैसे? बहुत बड़े बड़े डायनामो लगे हैं, उनको घुमाना पड़ेगा। तो या तो आप उसके साथ फिर डीजल लगाइए और डीजल से उसको घुमाइए, मतलब कार्बोरेटर लगा दीजिए, डीजल या पेट्रोल जला करके उसको घुमाइए, एक तरीका यह है। तो इंजन चलेगा तो वो उसको घुमाएगा, तो और कॉस्टली हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया? हमने उसके साथ बड़ी बड़ी टरबाइन जोड़ दी। टरबाइन कैसी होती है? टरबाइन एक मैकेनिकल डिवाइस है। टरबाइन एक, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है, मैकेनिकल डिवाइस है। टरबाइन में कुछ नहीं होता है, एक पंखा लगा होता है, ब्लेड, अब ब्लेड पर पानी गिराया जाता है या फिर भाप गिराई जाती है। पानी ऐसे गिरा तो कहीं ऊंचाई पर डैम वगैरह पर नीचे टरबाइन लगा, जब डैम से बहुत तेजी से पानी नीचे गिरता है तो वो पानी ब्लेड पर गिर के टरबाइन को घुमाना शुरू करता है। तो ये टरबाइन घूमती रहेगी, तो उसको पट्टे से जोड़ दिया जाता है, उसकी शाफ्ट को जोड़ दिया जाता है डायनामो से, तो डायनामो भी घूमने लगता है। मतलब ये समझिएगा कि हमें घुमाने के लिए मैकेनिकल एनर्जी चाहिए थी, घूमने के लिए उसको डायनामो को घुमाना है, तो डायनामो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अब भाई डायनामो को मैकेनिकल एनर्जी कौन देगा? तो टरबाइन देगा, ठीक है। टरबाइन वो मैकेनिकल एनर्जी देता है डायनामो को, लेकिन फिर टरबाइन को भी तो एनर्जी चाहिए। टरबाइन किस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा? टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है आउटपुट में, लेकिन वो पानी की प्रेशर एनर्जी को, पानी के प्रेशर को कन्वर्ट करता है किसमें? वो मैकेनिकल एनर्जी में। तो टरबाइन का मेन काम क्या है? ये कन्वर्ट करता है प्रेशर एनर्जी को, प्रेशर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। कई लोगों को ये अगर पता हो कि टरबाइन ही सीधे सीधे बिजली बनाता है, तो टरबाइन का काम बिजली बनाना नहीं है, उसका काम है केवल डायनामो का आर्मेचर को घुमाना, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कौन? टरबाइन का ये काम है बेसिकली। इसी तरीके से सबका ये आई होप पूरा आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से और भी इंस्ट्रूमेंट हैं जो अलग अलग एनर्जी को अलग अलग, जैसे बैटरी सेल आपकी जो होगी, जो बैटरी होती है जिससे आप बिजली न रहने पर काम करते हैं, ठीक है। तो बैटरी क्या करती है? बैटरी, अब बैटरी में होता है पानी भरा हुआ रहता है, उस पानी को हम लोग चार्ज करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, तो वो केमिकल वाटर होता है, जिससे केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो और भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट आप अगल बगल अपने देखते हैं, सबका एक ही काम है। जैसे मान लीजिए स्पीकर है, माइक है, ये सब भी तो चीजें हैं। चलिए स्पीकर को हमने बात कर लिया, कोई भी स्पीकर जिससे आप गाना वाना सुनते हैं या बजता है, स्पीकर ये क्या करेगा भाई? स्पीकर लेगा क्या? इलेक्ट्रिक एनर्जी, और उसको साउंड एनर्जी में चेंज कर देगा। तो वो क्या लेगा आपसे? इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको किसमें चेंज कर देगा? वो साउंड एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, ठीक है। तो बस इतना जान लीजिएगा कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट आप लेंगे वो किसी न किसी ऊर्जा को, हमें जो चाहिए उस ऊर्जा में वो उसको बदल देंगे। इंजन ले लीजिए, इंजन का क्या काम है भाई? यहीं पर लिख दे रहा हूं, इंजन, इंजन। अब ये देखिए इंजन को आप क्या देते हैं? इंजन को पेट्रोल वगैरह उसमें जब डालते हैं इंजन में, तो उससे क्या होता है? कार्बोरेटर उसका
चेंज होता है। तो इंजन का काम होता है हीट जब पाता है वो, जैसे हीट एनर्जी उसको मिलती है पेट्रोल वगैरह से, तो उस हीट एनर्जी से क्या होता है, पिस्टन चलना शुरू करता है और वो इंजन का वो पूरा घूमने लगता है। तो इंजन से हम लोग मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं, लेकिन किसकी मदद से, हीट एनर्जी से। तो इंजन क्या करता है, हीट एनर्जी को हीट एनर्जी को किसमें से कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो इस टाइप से सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जितने भी उपकरण हैं आपके घर में, जितने भी उपकरण हैं सबको देखिएगा और सोचिएगा कि वो कौन सी एनर्जी लेके उसको कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। कुछ हमने आपके सामने इस टाइप से डेमोस टाइप के कुछ इंस्ट्रूमेंट हमने आपको दिखाए। आई होप आपको ये पूरा इंस्ट्रूमेंट समझ में आया होगा। कुछ बचे होंगे अगर मान लीजिए गलती से, तो जब ऑब्जेक्टिव करा रहे होंगे तो उसमें आएगा और उस समय भी मैं उसको और डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ मेन है जिनको मैंने यहाँ पर डिस्कशन कर दिया है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ें, और देखिए जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट किसी एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना, तो कुछ एनर्जी का लॉस जरूर होता है। देखिए लॉस होता है, वो एनर्जी खत्म नहीं होती है, वो लॉस होती है बस, मतलब जहां पूरा कन्वर्जन नहीं हो पाता है। तो जैसे मान लीजिए जितना आपके पास लाइट एनर्जी था, सबको सोलर मान लीजिए सोलर पैनल पे लाइट पड़ा, तो कंप्लीटली को केमिकल एनर्जी में नहीं बदलेगा, कुछ लॉसेज हो जाते हैं। तो वो लॉस में एनर्जी खत्म नहीं हो रही है, वो बस किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है, जिसमें सोच रहे थे उसमें ना होकर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है। बात समझ में आ रही है। तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन और ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीटली समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने फोर्स पढ़ा, फोर्स के साथ हमने वर्क पढ़ा था, और वर्क के साथ हमने एक चीज और पढ़ा यहीं पर, पावर। पावर का नाम हमने लास्ट क्लास में लिया था। तो पावर क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। पावर, ठीक है। पावर का मतलब समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक लड़का आया हमसे चैलेंज कर दिया, हमसे कहा कि हम जो है 20 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक है तुम दौड़ सकते हो, तो हम तो 200 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। तो कहेगा बहुत बढ़िया, जरा दौड़ के दिखाइए। तो हम कहा ठीक है, साल 2 साल लगेगा, दौड़ जाएंगे। तो इसका ये सही जवाब हुआ। उसके कहने का अर्थ था कि मैं कंटिन्यूअसली स्टार्ट करूंगा, कम समय में दौड़ जाऊंगा, और मैं साल 2 साल जोड़ करके 200 किलोमीटर दौड़ूंगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि मैं कर तो सकता हूं उतना काम, मेरे अंदर उतनी एनर्जी तो है, लेकिन उतने कम टाइम में नहीं कर सकता हूं। और जो कम टाइम में ज्यादा एनर्जी दे सके या ज्यादा काम कर सके, वो पावरफुल है। तो जो पावर होता है पी जो पावर होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम। इस चीज का ध्यान रखिएगा, पावर पी जो होता है वो वर्क अपॉन टाइम होता है। इसका मतलब वर्क हम भी कर रहे हैं, वर्क आप भी करेंगे, लेकिन जो टाइम कम लेगा उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। जो टाइम कम लेगा उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। इससे आपको क्लियर हुआ होगा क्लियरली कि पावर क्या है। पावर का मतलब अगर हम कोई काम करने में ज्यादा वक्त ले रहे हैं और सेम काम कोई जल्दी कर दे रहा है, तो इसका मतलब वो मुझसे ज्यादा क्या है, पावरफुल है। और पावर की यही कॉन्सेप्ट ही है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो आपने जितना काम किया अपने इकाई समय में, वही आपकी क्या है, पावर है। तो बताइए यूनिट क्या होगा इसका, पावर की यूनिट क्या होगी बताइए। तो काम यानी वर्क या एनर्जी का यूनिट होता है जूल, तो जूल, और टाइम का होता है सेकंड, तो जूल पर सेकंड होता है पावर का यूनिट। और पावर के बारे में जिन्होंने बात की उन्होंने अपने नाम पर ही इसका नाम रख दिया था वॉट, या कैपिटल डब्ल्यू से इसको हम लोग दिखा देते हैं कि ये वॉट है, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं, पावर की यूनिट जो है वाट होती है, जिसका मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड। बात समझ में आ रही है। तो अगर इस हिसाब से अगर हम लोग सोचें कि एक्चुअली पावर कंजप्शन जो हो रहा है वाट में हो रहा है, कितना सेकंड कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चल रही है, तो वो पावरफुल होता है। जैसे आप जब भी कोई इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, तो फैन खरीदें 60 वाट का, मतलब वो ज्यादा एनर्जी लेगा। आपने कोई फैन दूसरा खरीदा वो 40 वाट का, वो कम एनर्जी लेगा। यानी पर सेकंड वो कितनी एनर्जी चाहिए उसको, बिजली 40 वाट वाला, 20 वाट वाला। आप पहले बल्ब चलते थे 100 वाट के, अब एलईडी आ रहे हैं 3 वाट के, वो बिजली कम क्यों ले रहा है, 3 वाट का मतलब समझ रहे हैं, वो हर सेकंड जो है ना उतना ही जूल एनर्जी लेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो जितना कम वाट का रहेगा वो उतना ही कम एनर्जी में क्या करेगा, काम करता रहेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, तो उसी के हिसाब से वो आउटपुट भी देगा।
मतलब 3 वाट वाला कम रोशनी देगा क्योंकि वो एनर्जी कम ले रहा है, 4 वाट वाला ज्यादा रोशनी देगा क्योंकि वो एनर्जी ले ज्यादा रहा है। पर सेकंड जो जितना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा उतना ही अच्छा उसका क्या रहेगा, आउटपुट रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यूनिट जूल पर सेकंड होती है पावर की। और अगर इसको हम लोग ब्रेक करके इसका डायमेंशन निकालें कि डायमेंशन क्या होगा, याद करिए जब मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे बताया था कि डायमेंशन मैं जैसा जैसा टॉपिक पढ़ाते जाऊंगा उसका डायमेंशन मैं आपको बताते जाऊंगा। तो चलिए ब्रेक करते हैं जूल को। जूल को हम लोग कहते थे न्यूटन मीटर, याद करिए कार्य का था न्यूटन मीटर, तो उसको लिखते थे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और उसी के साथ एक और सेकंड लग गया क्योंकि पर सेकंड के साथ देखिए पर सेकंड था, चलिए इसको नीचे कर लेते हैं, ये पर सेकंड स्क्वायर ये कार्य हो गया। और कार्य में हमने एक और डिवाइड कर दिया पर जूल पर सेकंड, तो पर सेकंड जब करेंगे हम लोग तो ये भी नीचे सेकंड में जाएगा, तो असल में ये 1/सेकंड ये भी हो गया। तो इसका यूनिट जो होगा वो ml स्क्वायर टी टू द पावर -3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना कैसे, ये इसका यूनिट है और पर सेकंड ये भी हो गया, क्लियर है ना। मतलब जूल पर सेकंड वॉट है और उसका डायमेंशन क्या होगा ml स्क्वायर टी टू द पावर -3 हो जाएगा। क्लियर है, सारी बातें समझ में आ रहा है। तो एक चीज यहां पर देखिएगा पूरा कंप्लीटली इस चीज को ध्यान से कि अगर कोई, मैं वाट की बात कर रहा हूं, एनर्जी को वाट के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जैसे कैसे, इसका मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए अगर मैं पूछूं कि एनर्जी या वर्क इज इक्वल टू या पावर इज इक्वल टू, तो पावर इज इक्वल टू आपने कहा कि एनर्जी, एनर्जी अपॉन क्या लिख सकते हैं, टाइम लिख सकता है ना। तो इसी यहीं से अगर हम लोग लिखें कि एनर्जी क्या होगी, एनर्जी तो ये होता है पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम हो जाएगा ना, यहीं से हो जाएगा। इससे पता चला कि एनर्जी जो होती है पावर इनटू टाइम होती है। तो इस हिसाब से एक चीज हम लोग यही समझेंगे कि जब भी आपके घरों में बिजली का बिल आता है तो ये यूनिट में आता है, और वो यूनिट क्या होती है देखेंगे। अगर आपके घर में मान लीजिए कि 50 यूनिट लिखा है, 50 यूनिट में KWH लिखा रहता है, आप ध्यान से देखेंगे KWH किलो वाट घंटा लिखा रहता है। तो ये किलो शब्द को अगर हटा दें तो ये वाट घंटा क्या है, किलो तो किसी भी चीज को बस 1000 गुना बढ़ा रहा है, ये किलो में वाट घंटा क्या होता है इसको समझ लीजिए। तो वाट क्या है, पावर, और ये क्या है, टाइम। तो वाट घंटा अगर हम लोग लिखते हैं कहीं पर तो इसका मतलब होता है हम लोग वाट घंटा पावर को नहीं कर रहे हैं, वो एनर्जी का यूनिट है। तो कितनी बिजली की एनर्जी आपने खपत की है, आपका मीटर जब बताता है तो वो कितना बताता है, किलोवाट घंटा को बताता है। बात समझ में आ रही ना। और 1 किलोवाट घंटा को ही 1 यूनिट बोलते हैं। अगर 1000, 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट का कोई उपकरण 1 घंटे तक लगातार चलता है, 1 आवर तक लगातार चलता है। जैसे मान लीजिए आपने हीटर जलाया, एक हीटर जलाया और 1000 वाट का वो हीटर है और वो 1 घंटे लगातार जला, तो उससे जो बिजली जाती है वही बिजली कही जाती है 1 यूनिट बिजली चलेगी। यूनिट शब्द का मतलब KWH है, किलोवाट घंटा है। यहाँ हुआ ना 1000 वाट आवर हुआ तो उसको 1 किलोवाट आवर भी कह सकते हैं। 1 किलोवाट आवर का मतलब 1000 वाट आवर। बात तो समझ में एक ही बात आ रही है। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 KWH, और इसी को हम लोग कहेंगे 1 यूनिट। बात समझ में आ रही है। तो मैंने बोला कि 1000 वाट का इंस्ट्रूमेंट अगर 1 घंटे तक जले तो ऐसा होगा। तो सोचिए उसी का 1 यूनिट बिल आएगा और आप बिल पर यूनिट का अपना चार्ज कर देंगे 8-10 रुपए, जितना रुपए आपके यहाँ चलता होगा बिजली के बिल का यूनिट। तो इससे क्या पता चला, अगर कोई हम आपसे बोल दें कि एक बल्ब है 100 वाट का है, ठीक है, वो 10 घंटे जलता है तो कितनी बिजली खपत होगी। या चलिए 20 घंटे चलता है 5 दिन। एक बल्ब है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एक बल्ब जो है, बल्ब का जो पावर है वो है 100 वाट, ठीक है, बल्ब का पावर क्या है 100 वाट। वो डेली 20 घंटे जलता है और 1 सप्ताह तक जलता है, तो उसमें कितनी बिजली की खपत हुई, ठीक है। तो अगर उसका घंटा लिखे 20 घंटे लिख दिया और दिन जो है वो हमने लिखा 7 डेज यानी 1 वीक, ठीक है। तो अब 20 घंटे डेली जलता है, 100 वाट का बल्ब है, तो बताइए कितने यूनिट बिजली का खपत होगा। तो यहीं से आप इसको निकाल लेंगे कैसे, 100 वाट का है ना, तो कितने किलो, अच्छा किलोवाट से घंटे में मल्टीप्लाई करना है तो इसको किलोवाट में बदल दीजिए, तो ये 1/10 किलोवाट होगा।
होगा कि नहीं होगा, बस पहले इसको बदल लेंगे। 1/10 किलोवाट हुआ तो कहेंगे कितने यूनिट बिजली जाएगी, तो 1/10 गुणा कितने घंटे जला है, 20 घंटे, कितने दिन तक जला है, 7 डेज। देखिए सब 7 डेज का मतलब हुआ कि टोटल इतने घंटे, 20 सत्ते 140 घंटे जला। तो देखिए ये किलोवाट हुआ और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, पूरा घंटे में चेंज हो गया। तो 1/10 गुणा 20 गुणा 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140/10 यानी 14 यूनिट बिजली आपकी, या KWH बिजली जो है। अरे 140/10 हुआ ना, तो 14 किलोवाट या 14 यूनिट बिजली क्या हो जाएगी, जल जाएगी। अगर 100 वाट का बल्ब 20 घंटे डेली 7 दिन तक जलेगा तो जो बिजली की खपत होगी वो 14 यूनिट होगी। बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप से पावर वाले क्वेश्चन को घुमा घुमा करके न्यूमेरिकल भी कई बार दे देता है और पावर के थ्योरी में पूछता है। पावर कई बार ऐसे पूछता कि इसका यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, सब मैंने आपको बता दिया। और कई बार ये भी पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। जैसे आपसे पूछा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग is not a unit of energy, is not a unit of energy। मैं अभी कुछ क्वेश्चन इसी तरह कराता जाऊंगा, ध्यान समझते जाइए, बाद में सब कराया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ऑप्शन 1 आपसे दे दिया न्यूटन मीटर, ऑप्शन दे दिया जूल, ऑप्शन 3 दे दिया KWH और ऑप्शन 4 दे दिया नोटा। नोटा मतलब नॉन ऑफ द एबव, उसको बोलते हैं नॉन ऑफ द एबव। तो देखिए पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। पहले नोटा वाला हटा देंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। मैं बताऊंगा नोटा में भी, क्योंकि इसमें बच्चों को बड़ा पैराडॉक्स लगता है, मैं बताऊंगा अभी। नोटा की जगह सपोज कर लिया हमने यहां पर लिख दिया वॉट, ठीक है। अब बताइए इसमें कौन सा एनर्जी का यूनिट नहीं है, या इसमें कौन सा एनर्जी का यूनिट नहीं है। तो जानते हैं कार्य यानी न्यूटन मीटर भी एनर्जी का यूनिट है, जूल उसी का दूसरा नाम है, KWH यानी किलोवाट घंटा भी एनर्जी का ही यूनिट है, ये ध्यान रखिएगा। किलोवाट घंटा भी एनर्जी का ही यूनिट है, और वॉट किसकी यूनिट है, पावर की। अगर ये तो क्लियर है कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी, तो ये WAH वाला जो है वॉट आवर जो है वो नहीं है आपका, ठीक है, वाट नहीं है। अब यहां पर अगर नोटा रहता तो बताइए आप क्या लगाते। नोटा में, नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबव। मतलब ये होता है, इसमें ध्यान समझिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, मतलब कौन सा नहीं है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो कोई ऐसा नहीं है जो एनर्जी का यूनिट ना हो। ऐसे तो अगर यहां पर रहता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट, नॉट नहीं रहता क्वेश्चन में यूनिट ऑफ एनर्जी, तब यहां ऑल ऑफ द एबव होता तो वो सही होता कि सभी एनर्जी की यूनिट है। लेकिन अगर क्वेश्चन उल्टा आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, कौन सा नहीं है, नहीं भाई ये भी है, ये भी है, ये भी, तो उपर्युक्त तो कोई भी ऐसा नहीं है जो एनर्जी की यूनिट नहीं है, यानी नोटा, नन ऑफ द एबव आर नॉट द एनर्जी ऑफ यूनिट। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें मन में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर नोटा कैसे, सब तो हैं तो नन ऑफ द एबव क्यों लगा रहे हैं। अरे नॉट पूछा है क्वेश्चन में, इस वजह से नन ऑफ द एबव लगा रहे हैं। ये फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं नोटा वाले, हमेशा लगता है कि ऐसा है और होता है, और ऊपर क्वेश्चन में नॉट और नीचे नोटा आ जाता तो बवाल ही बवाल है। तो उसको देखिएगा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली कहानी हो जाती है। तो यहाँ दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। तो नोटा का मतलब होता है उपर्युक्त में कोई नहीं है, क्या नहीं है, एनर्जी का यूनिट नहीं है पूछा है, तो ऐसा कोई है ही नहीं जो एनर्जी का यूनिट ना हो, सब है। ये इसका कहने का अर्थ है इस क्वेश्चन का। ये आया हुआ है और बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर सब तो है, नोटा क्यों दिया है, तो नोटा लगाना है, क्लियरली है, नन ऑफ द अबव। तो आपको आई होप समझ में आया होगा एनर्जी वगैरह का कॉन्सेप्ट। आगे वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इंपल्स क्या है, मोमेंटम क्या है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में संबंध क्या बनाएंगे, और फिर उनसे जुड़े हुए कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।